हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स यानी कि गणित का एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्मिलित किए बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आज का जो ऑनलाइन टेस्ट अभी तक नहीं दिए है ना, तो ऑनलाइन टेस्ट वेबसाइट पर चल रहा है, तो फटाफट से जाके वेबसाइट पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि √5 एक संख्या है। तो फ्रेंड है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन सी है पूर्णांक संख्या या फिर प्राकृत संख्या। तो फ्रेंड, √5 देखिएगा, आप लोग को बता देते हैं ये √5 क्या है कि रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड है, जो रूट से बाहर नहीं निकलती है ना, वो आपका अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, या फिर अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं कि जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि √5 एक संख्या है। तो फ्रेंड है, ये जो है ना अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है ना ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पाई है। तो फ्रेंड, ये पाई जो है ना अपरिमेय संख्या होती है। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है d दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो त्रिज्या होते हैं ना, क्या होते हैं, वृत्त का व्यास का आधा होता है, यानी कि d/2 होता है। तो यहाँ पे r की जगह हम लोग d/2 लिखेंगे, यानी कि पाई इंटू r की जगह कितना लिखेंगे? d/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे d/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो d का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे d स्क्वायर कर देंगे बटे 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है πd²/4, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक एक क्वेश्चंस को जो है ना ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को क्लियरली याद करते हुए जाना और समझते हुए जाना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10 25 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए इसको शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 10 25 डिग्री को चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 70 डिग्री को चेंज करेंगे, और 10 20 डिग्री और 10 65 डिग्री को ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो 10 25 डिग्री है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 10 90 डिग्री माइनस, और दोस्तों 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो आपका 25 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 65 डिग्री घटा देंगे तभी तो आएगा ना। उसके बाद यहाँ पे 10 20 डिग्री है, तो 10 20 डिग्री ऐसे लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। उसी प्रकार 10 65 डिग्री को ही ऐसे लिख देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 10 70 डिग्री को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 10 70 डिग्री को जब चेंज करेंगे तो 10 90 डिग्री माइनस, तो फ्रेंड 90 में कितना घटाएंगे तो 70 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 90 में हम लोग यहाँ पे कितना घटाएंगे 20 डिग्री घटाएंगे। ठीक है, तो इसको बराबर इक्वल लिखते हैं। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ? 65 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कोट 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 10 20 डिग्री है, तो 10 20 डिग्री इसको ऐसे ही लिखने रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 10 65 डिग्री है ना, तो 10 65 डिग्री ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जिसको चेंज किए उसी को चेंज यहाँ पे कर रहे हैं। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है। और दोस्तों यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 65 डिग्री और यहाँ पे कोट 65 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान 65 डिग्री है और यहाँ पे थीटा का मान 65 डिग्री है। तो कोट थीटा
और यहाँ पे टेन थीटा, तो कोट 65 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। और दोस्तों टेन 20 डिग्री इंटू कोट 20 डिग्री का मान कितना होता है, मतलब ये इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना होगा कि कोट 65 डिग्री इंटू टेन 65 डिग्री जो होते हैं ये 1 के इक्वल होता है, और आपका टेन 20 डिग्री इंटू कोट 20 डिग्री जो होते हैं ये 1 के बराबर होते हैं। इसीलिए हम लोग 1 को 1 से गुणा किए तो कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा चौथा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोणों की अनुपात क्या होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो घन का आयतन होता है ना क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि पहला घन का जो आयतन है ना ये A1 क्यूब है, और दोस्तों दूसरा घन का आयतन को हम लोग A2 मान लेंगे, A2 क्यूब, ठीक है। और दोस्तों ये दोनों का मान कितना दिया हुआ है 1/8 दिया हुआ है, तो 1/8 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे A का मान ज्ञात कर लेते हैं, A1 और A2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनकी कोण को ज्ञात करेंगे, यानी कि इनकी साइड्स को ज्ञात करेंगे। कोण का अर्थ होता है साइड, तो इसकी हम लोग कोण को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग A1 का क्यूब और यहाँ पे A2 का क्यूब ये इक्वल है 1/8 के, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, ये A क्यूब है और यहाँ पे भी A क्यूब। जब राइट साइड में जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, ये क्यूब किस में चले जाएगा, ये जो है ना आपका घन में हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि ये एक जो होता है ना कितना घन होता है, एक का घन 1 होता है, घनमूल 1 होता है। और दोस्तों ये आपका 8 जो होता है ना 8 का घनमूल कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पे A1/A2 जो मिल गया कितना प्राप्त हो गया 1/2 प्राप्त हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि उनकी कोणों का अनुपात कितना होगा। तो फ्रेंड इनकी कोण ज्ञात हो गया, A1/A2 का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। चलिए देखते हैं 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे x² - 11 के शून्य गए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड जिनका भी शून्य ज्ञात करना होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं शून्य के इक्वल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा ये जो ना शुद्ध द्विघात बहुपद है, हम लोग यहाँ पे x² को ऐसे छोड़ देंगे, -11 जब राइट साइड में जाएगा तो +11 हो जाएगा। और यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर जो है ना राइट साइड में जाएगा तो अंडर रूट +-11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान एक +11 आया और एक आपका -11 आया, ठीक है। माइनस मतलब अंडर रूट 11 और एक आपका अंडर रूट-11। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि यदि 10 × अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 10 अल्फा का मान 1/√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10 बीटा का मान कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल। तो फ्रेंड ये जो है ना √3 कितना डिग्री का मान होता है 10, तो 10 60 डिग्री का मान जो होता है ना √3 होता है। तो 10 60 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान जो इक्वल हो जाएगा ना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। और यहाँ पे आपसे यहाँ पे दिया हुआ है वो चीज़ और कि 10 अल्फा का मान 1/√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10 अल्फा इक्वल हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका 10 अल्फा जो होगा ना 1/√3 जो होता है ना ये कितना डिग्री का मान होता है 10 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। 10 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10 बीटा का मान कितना होगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे अल्फा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री ना। तो यहाँ पे बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60। ये 30 को जब 60 को जब 30 की तरफ भेजेंगे, यहाँ सॉरी 30 को 60 की तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बीटा का मान कितना आ गया बीटा इज इक्वल हो गया आपका 60 में 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। बीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे 10 बीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बीटा के जो कितना लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड ये 10 30 डिग्री का जो मान होता है ना 1/√3 होता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कराए कि किसी वृत्त पर
बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एगो हम लोग वृत्त को बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इससे जो है ना कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिएगा, वृत्त पर जो बाह्य बिंदु होता है, यहाँ पे एक बाहर बिंदु है और इनसे जो है ना कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड वृत्त के बाह्य बिंदु से जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 ही गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो फ्रेंड वृत्त पर जो है ना अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। साथ में से आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या कराएगी, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का लसागु क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 ही को होता है। तो मान लिए कि ए का मान 2 है और यहाँ पे बी का मान 3 है, तो ये 2 अन्य मतलब अलग अलग अभाज्य संख्या लेंगे और दोनों का लसागु ज्ञात करना है। तो हम लोग दोनों को 2 और 3 का लसागु को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि ए को बी से गुणा कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को गुणा कर रहे हैं, यानी कि ए भी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और याद करते हुए जाना है। चले देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराएगी थी किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए और कोण बी पूरक कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोण मतलब कोट सी का मान कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी पहले हम लोग बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, मतलब ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज बनाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी आपका त्रिभुज है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया और दोस्तों ये आपका सी हो गया। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी पूरक कोण है। तो फ्रेंड पूरक कोण क्या होते हैं कि जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो आपका पूरक कोण होगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर के कितना पूरेगा, 90 डिग्री पूरेगा, तो वही आपका क्या होगा, पूरक कोण होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो सी होगा ना, इसका कोट सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा सिंपली। तो फ्रेंड यहाँ पे कोण ए और कोण बी दोनों मिलकर के कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि जिन 2 कोणों का योग मतलब 90 डिग्री होता है उसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि ए और बी पूरक कोण है, तो यहाँ पे दोनों की जगह हम लोग 90 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण सी को लेफ्ट साइड में रहने देंगे और दोस्तों यहाँ पे 90 को राइट साइड में भेजेंगे तो घट जाएगा। तो यहाँ पे कोण सी का मान कितना प्राप्त हो गया, 90 डिग्री प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोट सी का मान कितना होगा। ठीक है, और दोस्तों सी की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 90 डिग्री रख देंगे। तो कोट 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो फ्रेंड है कोट 90 डिग्री का जो मान होता है ना, कितना होता है, तो 0 होता है। यहाँ पे जो है ना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी बार पूछा जा चुका है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर हो तो त्रिभुज का यहाँ पे कौन सा कोण जो है ना समकोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा कोण है जो 90 डिग्री का होगा। तो इसके लिए अब सबसे पहले आपको एक त्रिभुज ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपली त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड त्रिभुज को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग नाम लिख देते हैं, ये आपका पी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी कौन सा त्रिभुज ड्रॉ करना है, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा त्रिभुज हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना समकोण ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। आपका यहाँ पे इस तरह होगा समकोण त्रिभुज ना। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये आपका P हो गया और ये आपका Q हो गया और दोस्तों ये आपका R हो गया। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि PQ का स्क्वायर जो होता है ना PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सभी को याद होना चाहिए। यानी कि H स्क्वायर जो होता है ये किसके बराबर होता है,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये मतलब फॉलो कर रहा है ना तो ये आपका कौन समकोण होगा वही आपको दिमाग में लगाना है, माइंड लगाना है। तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं। तो फ्रेंड ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू आपका क्या हो गया, एच हो गया, हाइपोटेनस हो गया। और दोस्तों इनके सामने वाला जो कोण होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो इनके सामने वाला कोण कौन है, आपका ये कोण आर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा कोण समकोण होगा, तो कोण आर समकोण होगा, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर जो है ना ये एच होना चाहिए। और दोस्तों पी आर स्क्वायर ये आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर पी होना चाहिए। और दोस्तों ये आर क्यू जो होता है ना बेस होता है, यानी कि आधार होता है आपका, ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर जो होता है ना ये पी आर का स्क्वायर और आर क्यू के स्क्वायर की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। तो और दोस्तों ये हाइपोटेनस के जो समकोण मतलब सामने वाला जो कोण होगा ना वही 90 डिग्री का होगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना आपको एक अर्धवृत्त बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये सोल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। तो फ्रेंड अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, और इनके ये आपका ये व्यास हो गया, अर्धवृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जो कोण बनेगा ना कितना डिग्री का बनेगा वही आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेखा जो है ना यहाँ पे ड्रॉ होगा और यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, व्यास पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको याद रखना होगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चले देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, ध्यान से देखिएगा। क्या करा है कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ इतना। ठीक है, 2.13, उसके बाद 11 3111 3111 और यहाँ पे 3 डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एक क्या हो रहा है कि कोई खास संख्या के बाद वो संख्या बार बार मतलब दोहरा नहीं रहा है, बल्कि मतलब वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, फिर 4 बार आएगा, फिर 5 बार आएगा। तो इस तरह जब भी कोई आता है ना तो आप लोग कैसे पहचानिएगा, सी डॉट एक्स वाई और यहाँ पे डबल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो क्या होगा, सी जो होता है ना कोई मतलब कोई शांत दशमलव होता है। ठीक है, और दोस्तों ये x जो होता है 0 से 9 तक कोई संख्या होता है और ये y जो होता है ना 0 से 9 तक कोई संख्या होता है। तो इस फॉर्म में जो भी रहता है ना वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, और दोस्तों जो भी अशांत अनावर्ती होता है ना वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर में हम लोग अत्यंत वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया, 100% ये सभी प्रश्न टकराएगा, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हुए जाना है और दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो है ना याद करते हुए जाना है। तो देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त का क्या ज्ञात करना, व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है, और ये इसका मान कितना दिया हुआ है, 64 पाई दिया हुआ है। ठीक है, 64 पाई। तो यहाँ पे क्या होगा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, √64। ये जो 64 होता है ना 8 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान कितना निकल गया, मतलब 8 निकल गया। तो यहाँ पे व्यास पूछ रहा है, हम लोग जानते हैं जो व्यास होते हैं ना ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे 2 को 8 से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे वृत्त का व्यास कितना निकल गया, 16 सेंटीमीटर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड जो घनाभ होते हैं ना इनका जो विकर्ण होते हैं √L² प्लस B² प्लस H² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H² होता है। तो यहाँ पे L का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर। और दोस्तों B का मान 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे H का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे 10 का स्क्वायर 100 होता है और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा ना, √, हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 100 प्लस
64 और 36 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 और 100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा √200 हो जाएगा। और दोस्तों ये 200 का जब रूट से बाहर निकालेंगे मतलब √200 को कितना लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 100, ठीक है 2 गुना 100 लिख सकते हैं। इसका जब एलसीएम करेंगे और दोस्तों ये 100 जो होता है ना ये बाहर निकल के 10 आएगा और अंदर में √2 रह जाएगा, यानी कि 10 √2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिएगा 16 नंबर प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में और इस बार 100% आएगा ये सभी प्रश्न है, ये मेरा वादा है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से समझते हुए जाना है, ठीक है। तो प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो दोनों में क्या हो रहा है कि 9 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और अंदर में क्या बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा बच जाएगा माइनस यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि 9 इंटू हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ना एक के बराबर होता है, यानी कि जब हम लोग 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H दिया हुआ है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पे घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H दिया हुआ है, तो यहाँ पे घनाभ का जो आयतन होता है ना √L² + B² + H² होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे यहाँ पे घनाभ का जो आयतन होता है क्या होता है LBH होता है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा घनाभ का आयतन क्या होता है, तीनों को आपस में गुना कर देंगे L गुना B गुना H। और दोस्तों घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और घनाभ का आयतन क्या होता है L गुना B गुना H होता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC में मतलब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से प्रश्न को कि यहाँ पे ABC में BC को D तक बढ़ाया गया, जिससे कोण ACD का मान यहाँ पे 110 डिग्री, कोण BAC का मान यहाँ पे 57 डिग्री है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोण ABC का मान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं जो कह रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग साइड में ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार, है ना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कह रहा है उसी को लिखते हैं और आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करा है कि त्रिभुज ABC में आपका त्रिभुज A हो गया कोण A, और यहाँ पे B हो गया, और दोस्तों ये C हो गया। त्रिभुज ABC में ये जो BC है ना, ये BC को कहाँ तक बढ़ाया D तक बढ़ाया, यानी कि इसको जो है ना C को कहाँ तक लेके जाएंगे D तक लेके जाएंगे, D तक लेके चले गए, ठीक है, जिससे कोण ACD। तो फ्रेंड कोण AC और D, यानी कि ये वाला कोण का जो मान दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 110 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे कोण BAC, यानी कि ये वाला कोण का जो मान दिया हुआ है ना 57 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कोण ABC का मान कितना होगा ना, यानी कि यहाँ पे कोण ये वाला B का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि कोण ACB, यहाँ पे ये वाला कोण आसानी से ज्ञात हो जाएगा क्योंकि ये जो है ना एक ही बिंदु पर है, ठीक है। एक ही बिंदु पर दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि 110 डिग्री, और यहाँ पे कोण C को ऐड करेंगे 110 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेखा हो गया। इस पर जो कोण बनता है ना, मतलब इस पर जो कोण बनेगा इस प्रकार कुछ बनता है, तो ये दोनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोण C का मान कितना हो जाएगा 180 में जब हम लोग 110 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कोण C का मान कितना प्राप्त हो गया 70 डिग्री प्राप्त हो गया ना। अब हम लोग इजीली जो है ना यहाँ पे कोण B का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी त्रिभुज का 2 कोण प्राप्त होते हैं तो यहाँ पे जो है ना तीसरा कोण इजीली प्राप्त हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण A, कोण B और कोण C को तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे कोण A का मान कितना दिया हुआ है 57 डिग्री दिया हुआ, प्लस कोण B का मान हमें ज्ञात करना है प्लस कोण C का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। जब हम लोग 70 और यहाँ पे 57 को इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो कितना प्राप्त होगा 127 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। 127 डिग्री प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे कोण बी को ऐसे चलाने दीजिए सिंपल ही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 180 डिग्री में 127 डिग्री घटा देना है, ठीक है। जब हम लोग 180 डिग्री में 127 डिग्री को घटाएंगे ना तो कितना प्राप्त होगा, 53 डिग्री प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 53 डिग्री, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या है कि 2 × 1 - sin स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1 - sin स्क्वायर ए जो होता है ना ये कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, कोस स्क्वायर है बट्टे, और यहाँ पे बट्टे में कोस स्क्वायर है पहले से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक संपूर्ण है एक एक क्वेश्चन को जो है ना समझते हुए जाना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको फिर से दोबारा उस पर्सन को समझा दिया जाएगा, या फिर वीडियो को दोबारा देखिएगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिएगा 20वां प्रश्न क्या कराए कि बिंदुओं 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड जब भी दूरी पूछे ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। तो फ्रेंड दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला बैठाएंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे √x2 का मान जो है ना कितना दिया हुआ है, देखा ये आपका क्या होता है x1 होता है। और दोस्तों यहाँ पे नीचे में लिखते हैं ताकि आप समझ में पाए, ये जो होते हैं x1 होते हैं, ठीक है, और ये आपका y1 होते हैं, और ये आपका x2 होते हैं, और दोस्तों ये आपका क्या होते हैं y2 होते हैं ना। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे x2 का मान कितना दिया, -2 दिया हुआ है, तो -2, और दोस्तों x1 का मान कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में घट जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि y2 का मान 3 दिया हुआ है, y1 का मान 3 दिया हुआ है, तो 3 में 3 घटा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि -2 दोनों ऐड होगा, कितना होगा, -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, 3 में 3 घट गया, कितना हो गया, 0 का स्क्वायर, 0 होता है तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे -4 का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और ये 16 बाहर निकल के कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे जो है ना आप लोग जो है रिविजन कर सकते हैं, कॉपी लेके बैठिएगा। जब भी आप क्लास कीजिएगा ना दोस्तों आप लोग कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, कॉपी और कलम लेके बैठना है, ताकि आप लोग इजीली जो है ना सभी क्वेश्चंस को नोट कर सके और समझ सके, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप स्क्रीनशॉट्स लेके आप हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6206 है 076569, ठीक है। ये नंबर को सेव कीजिए और आप हमें मतलब हेलो कीजिए, आपका नंबर यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ जाएगा, और आप जो है ना हमें स्क्रीनशॉट्स लेके उस पर्सन को भेज सकते हैं, और जो है ना उस पर्सन को हम दोबारा समझाएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिएगा 21वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है ना हमेशा कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी वृत्त के व्यास के दोनों ओर, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार वृत्त बना लिया दोस्तों, कुछ इस प्रकार वृत्त बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ये आपका व्यास हो गया, आपका क्या हो गया, व्यास। तो यहाँ पे व्यास के दोनों सिरों पर, व्यास का सिरा यहाँ पे होगा और व्यास का सिरा यहाँ पे होगा, तो दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे हम लोग सही से स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। और इधर भी हम लोग दोनों सिरों पर कह रहा है तो दोनों सिरों पर हम लोग क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि समांतर श्रेणी 0,4,8,12 का सारांतर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस को कैसे ज्ञात करते हैं, पहला मतलब ये आपका पहला पद होता है और दोस्तों ये दूसरा पद होता है, तो हम लोग A2 में A1 को घटा देंगे सिंपली, तो आपका सारांतर ज्ञात हो जाएगा। तो A2 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 माइनस A1 का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 4 में जब 0 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न एक रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स अक्ष का समीकरण है। तो फ्रेंड
जो एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है ना y बराबर 0 होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक प्रश्न में पूछे जाते हैं कि y अक्ष का समीकरण है, तो फ्रेंड y अक्ष का जो समीकरण होते हैं ना x बराबर 0 होते हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद होना चाहिए। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। तो देखिएगा ध्यान से, प्रश्न एक रहा है कि सअभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात करना है। ठीक है, सअभाज्य संख्या का मध्य क्या होता है? तो फ्रेंड सअभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं? 2,3, ये आपका क्या हो गया? सअभाज्य संख्या। इन दोनों का मध्य ज्ञात करना है। तो मध्य हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? कुछ इस प्रकार ज्ञात करते हैं, भाग विधि के द्वारा। तो यहाँ पे 2 एक बार में जाएगा, 2 1 का 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 बचा शेषफल, और यहाँ पे 1 को फिर 2 से भाग करते 2 बारा, तो यहाँ पे 1 दूना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्य प्राप्त हो गया ना। जब शून्य प्राप्त होता है तो वही आपका जो मतलब भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे 1 है तो 1 आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो इसे आप लोग को याद होना चाहिए कि जब मतलब सहअभाज्य संख्याओं का मध्य कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, सहअभाज्य संख्याओं का मध्य कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं 25वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। प्रश्न एक रहा है कि 2 भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो फ्रेंड 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त जो होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं वही आप लोग को बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के जैसा दिखने वाला। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग को समझा रहे हैं, इस प्रश्न को पहले बता देते हैं। यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ कर लिया, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे और एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ ये वृत्त जो है ना बड़ा ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका त्रिज्या होगा। ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, और दोस्तों ये त्रिज्या आपका है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दोनों त्रिज्या क्या है? भिन्न भिन्न है। और ये जो दोनों वृत्त होते हैं ना, क्या मतलब दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन बड़ा छोटा है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बनावट क्या है? एक जैसा है। ये भी गोल है तो ये भी गोल है। ठीक है, तो इसको जब भी मतलब सेम दिखने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। एक दूसरे के समान जो होते हैं वो समरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न एक रहा है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्य का 9 हो तो बहुलक होगा। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे जानते हैं जो बहुलक यानी कि मोड जो होता है ना, ये 3 गुना माध्य का, यहाँ पे फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों कॉपी में। 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। 2 गुना माध्य होता है। ठीक है, 2 गुना माध्य, तो यहाँ पे हम लोग माध्य को लिखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुना माध्य का -2 गुना माध्य होता है। तो यहाँ पे 3 गुना माध्य का मान जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ है, -2 गुना, और दोस्तों यहाँ पे जो माध्य दिया हुआ है ना 8.9 दिया हुआ है। ठीक है, 8.9, तो यहाँ पे 9 × 27 हो जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पे जब दोनों को गुना करेंगे ना तो कितना प्राप्त होगा? 17.8 प्राप्त होगा। और दोस्तों 27 में 17.8 घटेगा तो कितना होगा? 9.2 होगा, 9.2, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या करा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो फ्रेंड जो वृत्त का केंद्र होता है ना उसमें कितना डिग्री का कोण बनता है? ये आपका वृत्त हो गया। और दोस्तों इसमें वृत्त के केंद्र पर जो है ना 180 डिग्री का कोण बनता है, ना कि 360 डिग्री का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा जो वृत्त होते हैं ना ये पूरा गोल होते हैं। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ना 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 28 नंबर प्रश्न ये करा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड जो घन होते हैं ना इनका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 6 गुना a स्क्वायर होता है, यानी कि 6a स्क्वायर होता है। इनका मान कितना दिया हुआ? 216 दिया हुआ है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुना a स्क्वायर का मान कितना दिया? 216 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 गुना में तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? बटे हो जाएगा। यानी कि a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 216/6। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 36। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा? √36 हो जाएगा। तो ये 36 जो है ना 6 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना प्राप्त हो गया? 6 प्राप्त हो गया ना। तो इसका आपको आयतन पूछ रहा है। तो फ्रेंड आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे? आयतन जो होता है ना घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है। a क्यूब यानी कि 6 को 3 बार गुना करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। जब इसको हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 36 हो गया। फिर 36 को हम लोग 6 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा?
216 प्राप्त हो गया, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन डी अब बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, यहाँ पे 29वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि यदि थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो चलिए इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे थीटा की जगह सिंपली हम लोग 90 डिग्री रख देंगे जहाँ जहाँ थीटा है, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस कोस 90 डिग्री, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं जो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, माइनस कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पे 1 में 0 घटाएगा तो 1 होगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या कराएगी थी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कि शून्य एक अल्फा तथा बीटा हो, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे इंटू कर दीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे ए जो होता है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो जो कि 1 दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे जो सी होते हैं ना, सी का मान जो सबसे लास्ट में होगा जो कांस्टेंट होता है आपका सी होता है 10 दिया हुआ। और दोस्तों यहाँ पे बी का मान जो है ना कितना दिया हुआ है, एक्स का गुणांक 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे C/A अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे सी का मान 10 रखेंगे और दोस्तों बटे ए का मान 1, यानी कि 10/1 का मतलब होता है 10, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।